हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है जोहो की। तो जोहो पहली इंडिया की कंपनी बन गया है जिसने 100 मिलियन यूजर्स छुए हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर देखा जाए तो ये इंडिया का जवाब है जो यूएस के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको। मतलब अगर देखते हैं हम, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं यूएस की है, इंडिया के अंदर कोई नहीं है। और हमेशा हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर कोई बड़ी कंपनी नहीं बन रही जो इंडिया से बन के ग्लोबली काम करती हो। जो भी इंडिया के अंदर बड़े प्लेयर्स है जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप है, वो इंडिया के अंदर ही ऑपरेट करता है, इंडिया से बाहर काम नहीं करता। पर जोहो की बात करके चले तो जोहो ग्लोबल काम कर रहा है। ये एक सैस कंपनी है जो कि 1996 में शुरू हुई थी। और अगर देखो इनकी प्रोग्रेस समझने की कोशिश करो, पहले जो 1 मिलियन यूजर हुए थे ना वो 2008 में अचीव हुए थे, 1996 में शुरू हुई कंपनी के। और उसके अगले 15 साल के अंदर 100 मिलियन यूजर्स हो गए। और मजे की बात यह है पिछले 5 सालों के अंदर 50 मिलियन यूजर्स ऐड किए हैं उन्होंने। और इनका अगर मैं एनुअल रेवेन्यू की बात करके चलूं तो $1 बिलियन का है। नंबर्स देखे जाए तो उन कंपनी से कंपेरेबल नहीं है, मतलब मैं कहूंगा रिलायंस से भी कंपेरेबल नहीं है, इंडिया की किसी कंपनी मतलब जो बड़े जाइंट्स है उससे कंपेरेबल नहीं है। पर बहुत ही स्लो एंड स्टेडीली ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। आज हम ज़ेरोधा की बात करते हैं कि ज़ेरोधा कितना अच्छा कंपनी है ये। मुझे लगता है कि जोहो बाप है ज़ेरोधा का। और ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद जोहो एनुअल यूजर कॉन्फ्रेंस करने वाला है। 10 से 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में होने वाली है। 16 कंट्रीज के अंदर करी जा रही है और इनका प्लान है 30 इवेंट्स करने हैं ग्लोबली 2023 के अंदर अंदर। दिस इज गुड और मुझे लगता है ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। एआई हर जगह हम एआई सुन रहे हैं। लोग कह रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक नया फ्यूचर करियर बनने वाला है, यहीं पे मोस्ट हाई पेइंग जॉब मिलेगी। पर कैसे सीखे इसे, ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर टाटा ग्रुप की है। तो वो हल्दीराम्स के 51% स्टेक खरीद सकता है और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर टाटा ग्रुप की बात करके चले तो रिटेल के अंदर अच्छी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी स्टारबक्स की अगर हम बात करके चले तो स्टारबक्स भी ये टाटा ग्रुप मिल के काम करता है स्टारबक्स के साथ में इंडिया के अंदर। स्टारबक्स डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करता है। सिमिलरली टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर। और अब टाटा हल्दीराम जैसा प्रोडक्ट अगर ले लेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जल्दी हो सकता है कि पूरी कंपनी भी खरीद लेता, पर जो वैल्यूएशन मांगी जा रही है वो कहा जा रहा है बहुत ज्यादा है। $10 बिलियन की वैल्यूएशन रिक्वेस्ट करी है जो हल्दीराम वाले हैं उन्होंने। $10 बिलियन मोटा मोटी 82,000 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है, 82,000 करोड़ रुपीस। ये बड़ा अमाउंट है ना। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर स्विगी की है। तो स्विगी का प्लान है कि इंस्टामार्ट को भी प्रॉफिटेबल करना है मार्च तक, आने वाले मार्च तक। जो उनका फूड वाला बिजनेस है उसको तो वो प्रॉफिटेबल ले आए थे, अब उनका प्लान है अगले साल आईपीओ निकालने का। और अगले साल आईपीओ निकालना है तो उससे पहले ये चाह रहे हैं कि इंस्टामार्ट को भी प्रॉफिटेबल कर दिया जाए। अगर मैं बात करके चलूं, इन्होंने जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका को इनवाइट किया आईपीओ के लिए इनके, जो कि इनका प्लान है अगस्त से सितंबर 2024 के अंदर निकालेंगे। पर यहाँ पे कहानी ये है अगर इंस्टामार्ट प्रॉफिटेबल होता है। अब ये कहानी क्यों है, मैंने एक वीडियो शूट करी थी दूध वाला के फाउंडर के साथ में, उसको देखना आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है प्रॉफिटेबल करना इस वाले सेगमेंट के अंदर। अब मैंने कहीं पे पढ़ा या बेसिकली न्यूज़ों के अंदर लोगों ने क्या बोल रखा था, इंस्टामार्ट प्रॉफिटेबल कैसे आएगा जब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम कर देगा। मुझे लगता है ये जितने भी डिलीवरी वाले हैं, जो क्विक सर्विस डिलीवरी वाले हैं, वो तभी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं जब एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। छोटे ऑर्डर्स में कभी पैसा नहीं बनेगा, जब एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा तभी काम हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी उस वीडियो को देखना, आपको ज़्यादा चीज़ें डिटेल में समझ में आएगी ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो उनका लॉस है ना वो 80% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। और बेसिकली जो मेजर लॉस था वो ये ग्रोसरी बिजनेस की वजह से ही था। अब देखने वाली बात है कैसे इस चीज़ को प्रॉफिटेबल लेके आते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगली खबर विजय जी की है। तो उन्होंने बोला है कि अगर मैं पेटीएम लॉन्च नहीं करता तो मैं ईवी वाले बिजनेस के अंदर होता। उन्होंने बोला कि हमको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, एक फिनटेक और एक ईवी। तो मैं फिनटेक में तो आ गया, पर ईवी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फटेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईवी बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और बिल्कुल कहने वाली बातें नहीं है, ये रियलिटी में जाएगा। फिनटेक तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 साल में कोविड के बाद से हमने अच्छी खासी प्रोग्रेस देखी है और लोग कह रहे हैं आगे और भी प्रोग्रेस करेगा। पर अगर हम ईवी की बात करके चले तो ईवी के अंदर जो ओला इलेक्ट्रिक है ना भाई, वो एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। हाँ, अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, पर
अगर बात करके चले, जो 2 व्हीलर ईवी है उसका पेनिट्रेशन 2% से 20% पे पहुंच गया है। मतलब पहले सिर्फ 2% लोग थे जो कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चलाते थे, अब वो 20% तक आ गए। और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। ज़्यादातर देखो ये नंबर बड़ा हुआ इसलिए भी लग रहा है कि आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया है, पर ये जो डिलीवरी वाले लड़के हैं ना उन सब ने ले लिए, तो उसके चक्कर में भी नंबर बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर पेटीएम की है, तो उन्होंने 5517 करोड़ का लोन दिया है अगस्त के महीने के अंदर। तो पेटीएम का बिजनेस मॉडल अभी के टाइम पे कैसे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक साउंड बॉक्स निकाल के लोगों को दे रहा है, जिसकी वजह से एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर उनके पास में पैसा आ रहा है। पर उस वाले से उनके पास में डेटा आ रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि दुकान की कितनी सेल होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, और उस डेटा के ब्याज पे वो लोन दे रहा है और लोन से वो पैसा अर्न करेगा। और ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। अगर ये एकदम वो नहीं होता ना, सबके सब डिफॉल्ट इकट्ठे कर गए तो कार्ड हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है, ये मैं पिछले 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ, अब जो जमाना आने वाला है, आने वाले 2-3 साल एटलीस्ट, वो रहेगी लोन टेक के, जहाँ पर उनको लोन टेक वाली पेटीएम का बिजनेस भी अब देखो तो कहीं ना कहीं ये लोन टेक की तरफ स्विच हो रहा है। पहले आता था कि इतने यूजर्स है, इतना ये है, इतना ये है। अभी तो यूपीआई सब यूज कर रहे हैं, बनता पेटीएम का कुछ है नहीं। कहानी कहाँ से बनेगी, लोन दे के, इंटरेस्ट कमा के। अगर हम पेटीएम के मंथली ट्रांजेक्शन यूजर्स की बात करके चले तो वो 9.4 करोड़ के ऊपर है ऑन एवरेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, 94 मिलियन। अब ये इनके मंथली है। तो जोहो पहली कंपनी बना है जिसने 100 मिलियन की है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा आपको आंकड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे को भी यही लगता था कि अभी तो पेटीएम ये नंबर है। अगर हम फोन पे की बात करके चले, गूगल पे की बात करके चले, तो उनके नंबर और ज्यादा होने चाहिए। तो ये 100 मिलियन वाला जो कहा गया पहली इंडियन कंपनी बना है, ये थोड़ा सा शक आता है मुझे इस चीज के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर बोला गया। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने $1 बिलियन का लोन लिया था अपनी कंपनी स्पेस एक्स से ट्विटर को खरीदने के लिए। एलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन के अंदर खरीदा था, जहां पर उन्होंने बहुत सारे बैंकों से तो पैसा लिया था, कुछ वीसी कंपनियों से भी लिया था, प्लस अपनी कंपनी से भी लिया था। अभी के टाइम पे जो स्पेस एक्स है उनके पास $4.7 बिलियन एक कैश और सिक्योरिटीज पड़ी है। तो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर उतना टेंशन नहीं है स्पेस एक्स को। पर अगर देखा जाए एलॉन मस्क कैसे पैसा रेस कर रहे हैं, वो अपने शेयर्स को प्लेज करके पैसा ले रहे हैं। अब पहले करते थे शेयर्स को प्लेज करके बैंक से पैसा, अब अपनी कंपनी के अंदर ही शेयर प्लेज करके पैसा ले लिया। दिस इज गुड। अगली खबर भारत पे की है, तो वो $100 मिलियन रेस कर सकता है। वैल्यूएशन घट रही है भाई इनकी, और ये घटनी थी क्योंकि इनके बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट के लोग छोड़ के गए हैं अभी रिसेंटली। तो भारत पे का आप कह सकते हो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत पे ने 2022 के अंदर 680 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और उन्होंने 5610 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। ये नंबर देख रहे हो कितना बड़ा है। और 2021 की अगर हम बात करके चले, उस टाइम पे उन्होंने $370 मिलियन रेस करे थे 2.9 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और अभी कहा जा रहा है ये जो नया राउंड आने वाला है $2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर सेटल होगा। मतलब डाउन राउंड, मतलब हम कह सकते हैं 33% वैल्यूएशन डिक्रीज हुई है। ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, अभी ये नंबर और बड़े हमको दिखाई दे सकते हैं आगे। और ये लोन टेक है, भारत पे भी जो भी आपको लोन टेक का कंसेप्ट समझा रहा था वो भी लोन टेक के अंदर ही काम कर रहा है। अगली खबर गूगल की है, तो गूगल ये जितनी भी रियल मनी गेमिंग वाली एप्स है उसको प्ले स्टोर पे अलाउ कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अभी तक जितनी भी Dream11 वगैरह वाली एप्स है ये सब के सब नहीं मिलती थी प्ले स्टोर पे, साइड लोड करना पड़ता था। पर गूगल कह रहा है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगी उसके थ्रू अपना सर्टिफिकेशन लेके आ जाओ, और अगर आप लेके आ गए तो मैं आपको अपने प्ले स्टोर के ऊपर डाल दूंगा। तो अच्छी चीज़ है भाई। रियल मनी गेमिंग वालों का एक जगह पे तो बैंड बजा पड़ा है क्योंकि जो GST लगा है उनके ऊपर 28% का। पर दूसरी साइड पे इनके लिए पॉजिटिव साइड है, प्ले स्टोर पे आने का मतलब अब प्ले स्टोर भी उनको थोड़ा प्रमोशन करके डाउनलोड दे सकता है। अगली खबर जो एक्स डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि इंडिया अपना डिफेंस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बना रही है अभी के टाइम पे। उन्होंने बताया जो OEMs के ऊपर रिलायबिलिटी है उसको कम करना चाहती है ताकि खुद के सिस्टम्स बना सके और उसे अपने तरीके से कंट्रोल कर सके। मुझे भी लगता है डिफेंस सेक्टर भी बहुत बड़ा जाएगा। अभी के टाइम पे छोटा सेक्टर है पर ये बड़ा होगा। स्पेस भी छोटा सेक्टर है, ये बड़ा होगा। मतलब इनकी अपसाइड्स बहुत बड़ी है। अब मैं ये कहूंगा जैसे फिनटेक की बात कर रहे हैं हम, ये रियल मनी गेमिंग की बात कर लो, ये ब्रॉड है कि अगर आप 10 बंदों से बात करो तो 6-7 बंदे प्रोडक्ट ले सकते हैं। पर स्पेस की बात करके चले तो सब नहीं लेंगे, पर वो जो जितने लेंगे ना उतने से रेवेन्यू बहुत अच्छा बन सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि AI आके सब खराब कर देगा। बाकी हमारा AI वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जहां पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑल्टरनेट डेज AI न्यूज़ डालने का। ठीक है, पहले हमने एक हफ्ते में 1 से शुरुआत करी, फिर 2 तक गए, अब मैं ऑल्टरनेट मतलब 3 का ट्राई कर रहा हूँ। सपोर्ट देना, बस सपोर्ट देते रहो और बहुत मज़ा आएगा। मतलब लेवल अप हो जाओगे। जैसे ये देख के बिजनेस में अपडेट हो जाते हैं ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कोई लंबे टाइम से अगर हमको देख रहा होगा तो उसको थोड़ा फील होता है कि भाई अब तो मुझे बहुत कुछ पता है। सिमिलरली अगर AI वाली देखोगे, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो बेस कंसेप्ट है वो मैं उसको क्लियर कर करके चल रहा हूँ। तो अगर अभी साथ में ग्रो करोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अगली खबर शुगर की है, तो उनके प्राइजेस 3% बढ़ते हुए दिखाई दिए है, 6 हाई के ऊपर पहुंच गया, 6 साल में सबसे महंगा। कहा जा रहा है बारिश कब हुई है इसकी वजह से हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है कि भाई नहीं, गन्ने तो पूरे प्रॉपर पड़े हैं, पर अभी के टाइम पे जो शुगर है ना वो मार्केट में कम हो गई है, इसके चक्कर में जो रेट बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने बोला है कि जो कमी है, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा इस चीज का। अब चीनी और महंगी हो सकती है, इसका मतलब ये। और चीनी एक बेसिक एलिमेंट जैसा है, जैसे हम कहते हैं ना ऑयल का रेट बढ़ रहा है तो सबका रेट बढ़ेगा, सिमिलरली चीनी का रेट बढ़ रहा है तो खाने वाली सारी आइटमों का रेट बढ़ेगा। मिठाइयाँ सब चीजें महंगी हो जाएगी। अगर हम हाउस होल्ड स्पेंडिंग की बात करके चले ना, तो 58% कंज्यूमर ने बोला है हाँ हमारी हाउस होल्ड स्पेंडिंग बढ़ी है, हमारे घर के खर्चे बढ़े हैं। 2% ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है प्रीवियस महीने से इसको कंपेयर किया जाए तो। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, लोगों की खर्चे क्यों बढ़े। एक, लोगों के पास में कमाइयाँ बढ़ गई है जिसके चक्कर में लोग ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर चीजें महंगी हो गई है इसके चक्कर में लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, या फिर फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोग फेस्टिव सीजन में ज्यादा सामान ले रहे हैं। अगर हम खर्चों की ब्रेकेज देखें तो 31% हेल्थ रिलेटेड आइटम्स के ऊपर खर्च किया जा रहा है, हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर 28% और होम इंप्रूवमेंट के ऊपर 23%। तो यहाँ से आपको एक और एनालिसिस मिल रहा है मार्केट का कि किस इंडस्ट्री में हम जा सकते हैं, लोग किसके ऊपर ज्यादा सोच रहे हैं। और ये 3 सेक्टर ही आपको समझ में आ रहे हैं जहां पर लोग अभी पैसा खर्च कर रहे हैं। दिमाग लगाओ कहाँ जा सकते हो। अगली खबर इंडिया की है, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीकन कंट्री से भी बात कर रहा है यूपीआई की, वहां पर यूपीआई लॉन्च करने का। और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इंडियन गवर्नमेंट ने भाई कहा है कि आप यूपीआई के साथ में रुपए कार्ड को भी यूज करो। एनपीसीआई के जो रितेश शुक्ला जी हैं उन्होंने बोला है जो नंबर ऑफ कंट्रीज है ना वो डबल डिजिट में पहुंच जाएगी आने वाले 12 से 18 महीने के अंदर, मतलब 10-11 पहुंच जाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हमारा यूपीआई का अडॉप्शन बढ़ता है तो एक तो पहले हमारा नाम अच्छा होगा, दूसरा अगर रुपए का भी अडॉप्शन शुरू हो जाता है तो गवर्नमेंट के यहाँ पे एक इनकम स्ट्रीम भी बन जाएगी। जैसे वीजा मास्टर कार्ड कमाता है वैसे रुपए भी कमाता है। अब ये कैसे कमाता है, आप कहीं पे बाहर खाने पीने के लिए जाते हो, आप कार्ड स्वाइप करते हो, आपको तो उतने पैसे देने पड़ते हैं, पर एक्चुअली जो वेंडर होता है ना उसको पैसा कट के मिलता है, कम मिलता है। तो मान के चलते हैं 2% कम कट के मिलता है। तो 2% जो कम कट के मिलता है उसमें से बहुत सारी बॉडीज को परसेंटेज जाता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा शेयर जाता है जो भी होता है, जैसे वीजा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, उनके पास में। बैंक वाले का कार्ड है, बैंक वाले ने आपको कार्ड दिया है, वो सब कुछ बैंक वाला कर रहा है, सारे ऑपरेशंस बैंक वाला, पैसा बैंक वाला, सब कुछ वही देख रहा है, पर जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसका पैसा लेते हो। अगली खबर आईटीसी की है, तो आईटीसी के ऊपर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया है क्योंकि उन्होंने अपने सनफीस वाले बिस्किट और मैरी लाइट बिस्किट के अंदर कम बिस्किट दिए। कंज्यूमर अफेयर के अंदर एक बंदे ने केस कर दिया, भाई बिस्किट कम निकले, आपने पैकेट पे लिखा हुआ इतने बिस्किट, एक बिस्किट कम निकला, मैं कुत्तों को खिला रहा था और बिस्किट कम रह गया, दिस इज नॉट राइट। अब कंपनी ने बोला है कि भाई वेट के हिसाब से बिस्किट आते हैं, ना कि नंबर्स के हिसाब से। मैं फूड वाला बंदा हूँ, मतलब हम फूड केमिकल सप्लाई करते हैं, बिस्किट वाली इंडस्ट्री में भी करते हैं, तो मुझे पता है ये वेट के हिसाब से बिस्किट निकलते हैं। सही बताऊँ तो इसके हिसाब से नहीं होते, पर साइज नंबर कम हो गए वाला सीन भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कंपनी का सब कुछ सेट होता है, सब कुछ रेशियो सेट होता है, तो बिस्किट के नंबर भी हमेशा सेम ही आने चाहिए। अगली खबर ऑयल प्राइसेस की है, तो ऑयल प्राइसेस हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रशिया और जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने जो उनके सप्लाई कट्स है उसको कह दिया है कि 2023 के एंड तक ये सप्लाई कट्स चलेंगे। इसके चक्कर में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन ऑयल बढ़ेगा तो सारी चीजें बढ़ेगी, तभी रीजन है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ फोकस किया जा रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ईवी एक फ्यूचर रहेगा, क्योंकि सब ईवी की तरफ गवर्नमेंट पर्सनली चाहती है, ये लोग ईवी की तरफ स्विच हो। ईवी की तरफ स्विच होगे तो हमको ये ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अगली खबर ई वे बिल की है, तो उसने रिकॉर्ड हुआ है 93.4 मिलियन का अगस्त के महीने के अंदर, मतलब फेस्टिव सीजन के चक्कर में डिमांड आ रही है और दबा के सेल्स हो रही है। ई वे बिल होता क्या है, आप B2B के अंदर कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, तो आपको जो गाड़ी में माल लोड करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना है
तो आपको बिल के साथ में गवर्नमेंट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, भाई ये देखो ये यहाँ से यहाँ जो माल जा रहा है ये इसलिए जा रहा है, इसका ये बिल है, इस पार्टी को जा रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है। अब पहले घपला क्या चला करता था, ई वे बिल नहीं होता था तो लोग यहाँ पे बिल बना के माल बेच देते थे, रास्ते में कोई रोकता था वो बिल दिखा देता था, वहां जाके, क्योंकि उस टाइम पे डिजिटल बिल भी नहीं आए थे, वहां जाके वो बिल फाड़ देता था और सारा का सारा काले धन के अंदर काम हो जाता था। पर गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी चीजें करी है जिससे ये चीजें रुकी है। अगली खबर सेबी की है, तो सेबी की जो चीफ है उन्होंने बोला है जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है उनको सेबी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्मफुल कंटेंट डालो। सेबी प्रमोट करता है कि अगर आप एजुकेशनल कंटेंट डालो जहाँ पर लोगों को सिखाओ, पर अगर आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो तो वो गलत है। आजकल चल तो रहा है ट्रेडिंग के अंदर। अगली खबर बायजूस की है, तो उन्होंने फिर से अपनी टाइमलाइन को मिस किया है। उन्होंने एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए एक प्रोग्राम निकाला जहाँ पर वेरिएबल पे मिलेगी, जहाँ पर बोनसेस मिलेंगे अगर आप रहोगे, पर ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं मिली है। कहा था सितंबर महीने की सैलरी के साथ आएगी, पर ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दिया। बायजूस का बुरा हाल चल रहा है, पैसे नहीं है उनके पास में, शायद यही रीजन दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए एम्प्लॉइज को भी। अगली खबर मार्केट की है, तो आज हमको मार्केट अजीब गरीब दिखाई दी है। अगर हम बात करके चले निफ्टी इंडेक्स की तो नीचे दिखाई दी है, सेंसेक्स हमको ऊपर दिखाई दी है। अगर हम अपनी करेंसी की बात करके चले तो वो डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दी है और टूटती हुई दिखाई दी है। अगर मैं एनालिस्ट की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है कि आज मार्केट बहुत चौपी रही। अगर आप देखोगे मार्केट एंड में बढ़ी है, जो आपको सेंसेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो एंड के गेन की वजह से ही दिखाई दे रहा है। बाकी मार्केट अभी चौपी ही रहेगी आने वाले कुछ टाइमों के अंदर। आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन है। भारती एयरटेल उनको गेनर्स में दिखाई दे रहा है, एक्सिस बैंक नीचे दिखाई दे रहा है। बाकी ये है हमारे सपोर्टर्स जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर अच्छी बिजनेस न्यूज ला पाए। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।